श्री राम जन्मभूमि बाबरी तनाजे में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच एक बार फिर से आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की पहल सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के मामले पर 25 दिन की सुनवाई पूरी होने के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाए गए सालिसी पैनल को चिट्ठी लिख करके फिर बातचीत शुरू करने की मंशा जाहिर की है। यह खत सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी ने सालिसी पैनल को लिखा है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर सालिसी को जारी रहने दिया जाए तो कोई नतीजा निकल सकता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी का कहना है कि हम चाहते हैं कि एक बार फिर से सभी फरीकों के बीच सालिसी शुरू हो जाए। मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 1 या 2 हफ्ते का और वक्त मांगा जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड वो फरीक है जो जमीन के मालिकाना हक की मांग लगातार करता रहा है। इस चिट्ठी के बाद उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा के रियासती सदर मौलाना मोहम्मद मतीनुल हक कासमी ने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में सौदेबाजी कबूल नहीं की जाएगी। अब देखिए ट्विस्ट आया यहां से, उनका इशारा सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ था। अब सवाल यह है कि कैसी सौदेबाजी और कौन कर रहा है सौदेबाजी। जमीयत के सदर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पुराने वकीलों को हटाकर पैनल में ऐसे वकीलों को शामिल किया जा रहा है जिनका किरदार पहले से ही मुश्तबा रहा है, संदेहास्पद रहा है। इसकी हम मुखालफत करते हैं। इस बीच अब एक और ट्विस्ट देखिए, इस बीच शिया वक्फ बोर्ड भी इस मामले में आ गया। उन्होंने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड की सालिसी की चिट्ठी पर सवाल उठाए हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदर वसीम रिजवी और शिया आलिम मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि अब कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार करना चाहिए। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अब देखिए, अब तमाम तरह से मुस्लिम फरीकों के या तंजीमों के जरिए, फरीक तो 2 ही हैं लेकिन जो तंजीमें हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो इनके जो तनकीद के बाद अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले में मुस्लिम तंजीमों की तरफ से अपनी फजीहत होते जब देखकर कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने मसौदे पर कायम है और सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में सालिसी का इस्तकबाल है। यानी ये कह सकते हैं कि इस मामले से जुड़ी तंजीमों में जब एक खत को लेकर इत्तेफाक राय नहीं है तो पूरा मुकदमा किस तरह लड़ेंगे। क्या बाबरी मस्जिद के लिए लड़ने वाला पूरा कुनबा बिखरा हुआ सा है? जब एक दूसरे पर सौदेबाजी और गैर यकीनी के इल्जाम लग रहे हैं तो इसे हम कैसे देखें? आइए हम इस पर हम बात करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही फरीक लड़ रहे हैं, दूसरा फरीक भी बीच बीच में कई बार उनमें भी बहुत इख्तलाफात रहे हैं। रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा भी कभी कभी आमने सामने हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि लड़ते नहीं है, लेकिन इधर अब जब निर्णय आने वाला है, फैसला आने वाला है, इशारे मिल रहे हैं कि ऐसा लगता है नवंबर तक चीजें इस मामले में साफ हो जाएंगी, तो ऐसे में इस तरह की ये जो कोशिश चल रही है ये क्यों चल रही है, इसके पीछे कौन है, मकसद क्या है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द चर्चा घूमेगी, लेकिन मैं आपको जरा सुनवाता हूं किसने क्या कहा, जरा पहले सुनिए। आज नासिक की पवित्र धरती से मैं देश भर में ये जो बड़बोले लोग हैं, बयान बहादुर लोग हैं, उनको हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, भगवान की खातिर, प्रभु राम की खातिर आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखें। हम मुसालहत के भी मुखालिफ नहीं है, लेकिन जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो मुसालहत अलग चीज़ है, सौदेबाजी अलग चीज़ है। मुसालहत मतलब दोनों तरफ से, और कोई एक तरफा मामला हो तो सौदेबाजी होती है। हम इस वक्त आपसे उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सौदेबाजी कबूल नहीं। अगर कोर्ट मुसालहत की बात करती है, और आज ही मेरी रिपोर्ट में जो आज कोर्ट में बात हुई है, कोर्ट ने कहा कि साहब आप मुसालहत करना चाहते हैं, जो लेटर वगैरह है तो वो भी चलता है, लेकिन समाज भी चलती रहेगी। मैं समझता हूं कि मध्यस्थता होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां तक मध्यस्थता की बात की जाए, दोनों पक्ष आखिर में कहीं ना कहीं आकर बगैर नतीजे के निकल आएंगे। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा वो सबसे स्ट्रांग आदेश होगा और उसके हर एक भी मानेगा। ये मध्यस्थता का बहुत टाइम लगाया और जो 3 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, हम भी उनके बीच में गए, लेकिन
वहां पर रिजल्ट 0 रहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड अकेले पार्टी नहीं है, सुन्नी उसमें और भी दूसरी जमातें भी पार्टीज हैं। तो सब जब तक के तैयार नहीं होते अकेले सुन्नी वक्फ बोर्ड, हमने भी तो अकेले लिख के दिया था कि साहब मध्यस्थता से मामला हल कर लीजिए, किसी ने। तो आपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी सुना, उन्होंने कहा कि मुल्क के कानून पर सबको यकीन करना चाहिए और अनाप शनाप बातें नहीं कहनी चाहिए, वो वक्त नहीं है। दूसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आपको जो करना है, इस चिट्ठी के बाद भी उन्होंने कहा कि आपको जो करना है आप करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सुनवाई इस सिलसिले में बाधित नहीं होगी, नहीं रुकेगी, वो अपनी बदस्तूर चलती रहेगी, उसमें आप कोई लेट लतीफी नहीं होगी या इस वजह से कहीं उसमें कोई रुकावट हो, ऐसा भी नहीं होगा। आपको जो करना है आप बाहर बैठकर करते रहिए, बातचीत करते रहिए, उससे हमको कोई एतराज नहीं है। तो बात करते हैं हमारे 5 सवाल जिनके इर्द मेरी चर्चा घूमेगी। आपने पूरा मसला समझ लिया, लेकिन अब सवाल सुनिए कि कौन मसले के हल में रुकावट पैदा कर रहा है। मेरा पहला सवाल है, कौन मसले के हल में रुकावट पैदा कर रहा है? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, खासतौर से जमीयत का इल्जाम है कि ये मामले को गड़बड़ाने की, रुकवाने की, रुकावट पैदा करने की कोशिश है। दूसरा सवाल, आखिर कौन है जो पशोपेश के हालात पैदा करना चाहता है, कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है, और अगर ऐसा चाहता है तो क्यों? यह भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड फिर सालिसी की बात कर रहा है तो जमीयत को दिक्कत क्यों है? यह भी एक बड़ा सवाल है। फिर से मध्यस्थता की अगर वो बात कर रहा है तो फिर जमीयत को इतनी तकलीफ क्यों है? चौथा सवाल, सौदेबाजी के संगीन इल्जाम के मायने क्या? किस सौदेबाजी की तरफ इशारा किया गया? अभी आपने सुना, जमीयत के रियासती सदर कह रहे थे सौदेबाजी है, तो ये कौन सी सौदेबाजी है, किस सौदेबाजी की तरफ इशारा किया गया है? और पांचवा सवाल, सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी आखिरी मरहले में आखिर सालिसी की क्यों सूझी है? यह भी बहुत अहम सवाल है। इसके पीछे की कारण, इसकी वजूहात भी जानने की जरूरत है। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगा। इस वक्त मेरे साथ शुएब जामई साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप अलग अलग चैनल्स पर इनको देखते हैं, हज करके भी लौटे हैं, मुबारक हो आपको हज। और इनसे बहुत सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने साथ सैयद यासिर जिलानी साहब को भी जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और मरकजी हुकूमत में HRD मिनिस्ट्री में आप उच्च शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान भी हैं। और आपकी तंजीम कहती है कि जहां हुआ है जन्म प्रभु का, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। मतलब इनका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी मंदिर बनाने की बात करता है और ये भी बड़े पेश रहे हैं, इसलिए मैंने इनको आज बुलाया है। मेरे साथ इस वक्त एजाज कमर साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्जियाकार हैं और आप भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं और लगातार समाजी कामों में भी अपनी दिलचस्पी रखते हैं। शुएब जामई साहब हैं ही मेरे साथ और हमने अपने साथ जोड़ा है संजय के चड्ढा साहब को, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। हम कानूनी पहलुओं को जब भी मुझे समझना होता है किसी भी मामले में तो संजय जी मेरे साथ होते हैं और बहुत, आपको भी लगता होगा कि बहुत सुलझे हुए अंदाज में कानूनी पहलुओं को रखते हैं जी सलाम के जरिए। तो आइए बात की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले जामई साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। देखिए, ये वो लोग हैं जो पक्षकार हैं, फरीक हैं, जिनसे कौम को उम्मीद है कि वो लड़ रहे हैं एक मसले पर और जो भी न्यायालय का फैसला है वो सबको मंजूर होगा। लेकिन आप देखिए, इन्हीं में अब जो है गड़बड़ शुरू हो गई है, एक दूसरे पर इल्जाम, सौदेबाजी का इल्जाम। मैं आपसे समझना चाहता हूं इस वक्त इसकी क्या जरूरत थी और अगर है तो इसके पीछे क्या कुछ चल रहा है आपके मुताबिक? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर सौदेबाजी होने की कहीं कोशिश की गई है तो उसके पीछे कौन है, कौन वैसी ताकतें हैं जो सौदेबाजी करने की कोशिश कर रही है। जहां तक मैं समझता हूं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो यूपी सरकार के अधीन आती है। क्या सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से क्या प्रेशर है उन पे, सुन्नी वक्फ बोर्ड पे, ये भी एक जो है इन्वेस्टिगेशन का मामला है, तो इसको भी जो है देखना जरूरी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राज्य सरकार ही खुद समझ रही है कि कहीं अगर फैसला हमारे खिलाफ आया, यानी कि हिंदू पक्षकारों के खिलाफ आया, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएंगे। इसलिए क्यों ना इस तरीके से कोई ऐसा काम किया जाए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मना करके और उसमें कुछ आपस में कॉम्प्रोमाइज करा। मतलब आपका ये इल्जाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है? मुझे ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टिया तो ऐसा ही मालूम होता है, बाकी जांच का विषय है। दूसरी बात कि आपको इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को ये एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि भाई बाबर ने वहाँ पे मस्जिद या मंदिर नहीं तोड़ी है, मतलब इसका कोई सबूत या इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि किसी बाबर ने कोई मंदिर वहाँ पे तोड़ी। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, मेरा नहीं है। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो हिंदू पक्षकारों की तरफ से जो भी दलीलें दी जा रही थी उसमें बार बार वो पौराणिक कथाओं, जामे साहब कोर्ट की कार्रवाई क्या चल रही वो हम यहाँ डिस्कस करने नहीं, पौराणिक कथाओं के बारे में आप मुझे ये बताइए कि पक्षकार मुस्लिम तंजीमें आपस में क्यों
क्यों लड़ रही हैं इस वक्त, ये बड़ा सवाल है। अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने किसी चिट्ठी के जरिए पेशकश की, एक बार फिर मध्यस्थता की सालिसी की, तो जमीयत को क्यों तकलीफ हो रही है, या शिया वक्फ बोर्ड क्यों बीच में आ रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है, नहीं, मेरे लिए बड़ा सवाल है, मेरी चर्चा का विषय वही है। 18 अक्टूबर, आप मेरे विषय को डाइवर्ट मत कीजिए, आप मुकदमे की बात यहाँ मत कीजिए, तय कर दी गई है, सवाल है वो, और वहां तक सुनवाई जो है वो चलती रहेगी। आप ये देखिए मुसलमान क्या गड़बड़ कर रहे हैं वो बताइए, मुस्लिम तंजीमें क्या गड़बड़ कर रही है वो बताइए। नहीं, इस तरह की गड़बड़ियां जो है निर्मोही अखाड़ा और तमाम जो वहां पे रामलला राजवान, इसमें भी आपस में खलफसार होता रहा है, देखिए ना, खलफसार होता रहा है। लेकिन वही मैंने कहा ना कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो अगर कुछ कर रहा है, ये चिट्ठी जो लीक हुई है, मैं समझता हूं कि इस सौदेबाजी से आपका मतलब है उत्तर प्रदेश सरकार मैंने तो सीधा को जी बिल्कुल सीधा इल्जाम लगा रहा हूं कि राज्य सरकार, यूपी की राज्य सरकार जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर कुछ कंप्रोमाइज। सैयद यासिर जिलानी साहब जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार के हाथों में खेल रहा है, इनका ऐसा कहना है सुन्नी वक्फ बोर्ड, और मतलब इनका यह है कि अड़ंगा उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही है सुन्नी वक्फ बोर्ड को अपने फेवर में लेकर। ये शोएब मेरे छोटे भाई हैं और अभी हज से आए हैं, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। शुक्रिया। और गुजारिश ये रहेगी कि चीज़ों को समझ के अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन उसी तरीके से पेश करें तो लोग भी इनको बहुत संजीदगी से लेने लगे हैं आजकल, आगे भी लेंगे। लेकिन इस तरह के हल्की बात करके कि सरकार, राज्य सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं, जब सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला होता है। मैं आपको बता दूं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, और सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो संविधान से चलता है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि 18 तारीख तक मामला जो है सारा का सारा वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फैसला आ जाएगा। तो हमें इंतजार करना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन देखिए क्या है कि तमाम जो भारत के लोग हैं वो इस मुद्दे से, ये तो मुझे लगता है कि 1978 में एक मेरे जहन से उतर रहा है, चड्डा जी बताएंगे, एक केस था जो सबसे लंबा चला था, उसके बाद ये दूसरा केस है हिंदुस्तान का जो अदालत में सबसे लंबे वक्त से ये चला आ रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे, खिलाफत कर रहे थे, वो आज कहाँ पे आके खड़े हुए हैं। आज आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के जो रियासत के हेड हैं उनका बयान देखिए, उनका बयान सीधे सीधे ये दर्शाता है कि आपस में इनके कोई मेल जोल नहीं है, एक दूसरे पे यकीन नहीं करते हैं, एक दूसरे को ये बिल्कुल खत्म करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं और आप सौदेबाजी की बात करते हैं, और किस चीज के लिए सौदेबाजी की बात करते हैं, जहां पे एक ऐसा पक्षकार है। देखिए इसमें 3 पक्षकार हैं, हम दुनिया भर की बात नहीं करेंगे। एक तो रामलला विराजमान है, दूसरा निर्मोही अखाड़ा, तो तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का जिस तरीके से बयान अभी आपके पास आ रहा है, जो सालिसी, जो मध्यस्थता की बात बार बार कर रहा है, मुझे लगता है कि इस वक्त मध्यस्थता का कोई मतलब नहीं बनता है। फाइनल स्टेज पे है, जरा कंप्लीट। उन्होंने तो वकील भी बदल दिया, 60 से उन्होंने तो वकील भी बदल दिया, और उसके बाद जमीयत के लोग कह रहे हैं कि हमें शक है कि आपने किसी साजिश के तहत वकील बदले हैं और ऐसे वकील लेकर आए हैं जो कि केस को कमजोर कर पाए। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं सारी चीजें अभी आपको खुल के बता रहा हूँ। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा केस का एक वक्त देखिए, और इनकी हालात देखिए कि इन लोगों ने किस तरीके से वर्गलाया है, किस तरीके से लोगों को बहकाया है, किस तरीके से भ्रम फैलाया है। हम ये लड़ाई किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? 50 साल से जिस जगह पे इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप यकीन माने कि 40 वक्त की नमाज जहां नहीं होती है वहां पे ये कहा जाता है कि हम पढ़ सकते हैं दूसरी जगह भी, लेकिन मैं उस पहलू पे भी नहीं आना चाहता हूं। आप जो लड़ रहे हैं एक छोटे से जो गर्भगृह को लेके मसला है, एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा है, जो जमीन का विवाद ये बार बार बताते हैं। मुझे ये हैरानी होती है कि जब मध्यस्थता की बात आई थी, जब श्री रविशंकर और उनकी टीम सामने आई थी, उस वक्त इनके सामने एक ऐसा मौका था जो दुनिया को ये दिखा सकते थे कि जब इतिहास लिखा जाएगा भारत का आने वाली जनरेशन के लिए, इस वक्त का इतिहास, तो उस वक्त स्वर्णिम अक्षरों में इन लोगों का नाम लिया जाता। अगर आप कहते कि हम आगे बढ़ के तो ये कहते हैं इसको ऐसे कि इस जगह को राम मंदिर, देखिए ठीक है, ऐसे देखें क्या, फिर जो लोग एक चिट्ठी पर इस कदर लड़ सकते हैं, इतने बुरे बुरे इल्जाम एक दूसरे पर लगा सकते हैं, तो वो इस मुकदमे को किस हद तक आगे लेकर जाएंगे? नहीं, अब देखिए, अब कोई चारा बचा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का, मैंने क्या कहा कि हम सबसे बड़ी लोकतंत्र, और सर्वोच्च न्यायालय का साहब को कुछ ऐतराज है? तमाम पूरे हिंदुस्तान का, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे जा रहा हूं।
तमाम जो लोग हैं वो उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। छोटा सा काउंटर दे दूंगा। हाँ दीजिए फिर मैं आपको जवाब दूंगा। इन्होंने तारीखी हवाले से बात की कि 50 सालों में ये हो रहा। मैं थोड़ा सा तारीखों के बारे में बता दूं कि 1527 में पहली बार जो है मस्जिद बनी। देखिए 1526-27 में मत जाइए, मीर बाबर मत जाइए, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं बैठा हूं। इसका इस्लाम से कोई अच्छा सुन लीजिए। अच्छा मैं अपने मंदिर के अंदर जो है मूर्ति, ये उर्दू का सबसे बड़ा चैनल है जामे साहब। मैं आपके काउंटर को सही कर दूं इमरान भाई, मैं काउंटर को साक्ष्य और प्रमाण की जो बार आप सवाल उठा रहे हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड को तो मानेंगे, उनके पिछले डायरेक्टर को तो मानेंगे के मोहम्मद को। उन्होंने और जिन मजदूरों ने जिन मजदूरों ने खुदाई करी, मुझे बता हिंदू और मुसलमान मोहम्मद ने कब कह दिया कि वो आप दोनों मेरे सवाल से बाहर जा रहे हैं। मेरे सवाल से बाहर मत जाइए। चलिए मैं आ रहा हूं एजाज कमर साहब आपके पास। यासिर जिलानी साहब, कहा कि वहां जामे साहब, ये कोई बात ही नहीं है, मेरा मुद्दा नहीं। लेकिन वो नहीं है ना हम वो चैनल नहीं है, हम वो चैनल नहीं है जो कमजोर है। नहीं सुनिए ना जामे साहब, अरे कौन कमजोर है कौन ताकतवर, वो कोर्ट फैसला कर देगा सर, न्यायालय फैसला कर देगा, न्यायालय फैसला कर देगा। चलिए अरे देखिए आप लोगों को समझा रहे साहब, इमरान साहब ये एक ऐसा मुद्दा है कि एजाज कमर साहब, नहीं एक आधा सेकंड दीजिए। ये एक ऐसा मुद्दा है, मैं आपको बता दूं इमरान साहब, जहां आस्था पे बहुत बड़ा मसला रुका हुआ है। ये कह रहे हैं कि आस्था का नहीं, अरे भगवान राम एक ही जगह। सर मेरा विषय नहीं, आप मेरे मुद्दे को समझिए। नहीं टाइम जाया कर रहा हूँ, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, चलिए मैं आपके पास आता हूँ। पहले संजय चड्ढा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए ये मेरा वक्त दोनों जाया कर रहे हैं, मेरा मसला वो है ही नहीं। मैं उन चैनलों की तरह भी नहीं हूँ, ये उर्दू का बड़ा रिस्पॉन्सिबल बहुत संजीदा चैनल है, तो हम इस पर बात ही नहीं करते कि वहाँ मंदिर होना चाहिए कि मस्जिद। और आप लोग जिस तरह से अलग अलग चैनलों में बैठकर ये बहस करते रहते हैं वो हमने देखा है, ये वो मसला है ही नहीं। हम यहाँ बहस कर रहे हैं कि ये मुसलमान फरीक आपस में क्यों लड़ रहे हैं और उसके पीछे एक दूसरे पर सौदेबाजी का, साजिश का इल्जाम जो लगा रहे हैं उस पर बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं संजय के चड्ढा साहब, इस बीच अगर कोई सालिसी की पेशकश करे यानी मध्यस्थता की बात उठाए तो क्या अभी भी ये मुमकिन है? हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप करिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा मामला नहीं रुकेगा। देखिए सबसे पहले बड़ा सीधा और स्पष्ट जवाब यासिर जिलानी साहब की बात कि मध्यस्थता अभी नहीं होनी चाहिए, गलत है। कल जो बीता हुआ कल है, कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फरमाया था अपनी कोर्ट में कि आप देखिए प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आप मध्यस्थता के लिए फ्री हैं, बड़े स्पेसिफिकली। और उन्होंने खास तौर से प्रेशर देते हुए, बल्कि एम्फेसिस देते हुए, प्रेशर नहीं एम्फेसिस देते हुए कहा है देखिए मध्यस्थता इज द राइट वे, आप प्लीज इसको अडॉप्ट करिए और करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आज जो ये चिट्ठी लिखी है उसी के अगला स्टेप बोर्ड आपके अकॉर्डिंग तैयार है राम मंदिर की जगह को छोड़ने के लिए? मैं एक मिनट उसका जवाब दे दीजिए। आपने काउंटर सालसी की बात हो रही है भाई, मैं जो कह रहा हूं देखिए मध्यस्थता जो है, मध्यस्थता का मतलब ये नहीं है कि जगह छोड़ दीजिए या जगह ले लीजिए। देखिए क्या ऑल्टरनेटिव, जिलानी साहब मेरे कहने का मतलब मैं लीगल पॉइंट बता रहा हूं। संजय जी सब लोग ये कह रहे हैं, आपने भी सुना कि अब मध्यस्थता का मतलब टाइम की बर्बादी है। देखिए आपने समझिए भी नहीं ना रंजन गोगोई साहब ने क्या फरमाया है, जो इस 5 जज बेंच को हेड कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बड़े स्पेसिफिकली कहा है हम इस पे कोई समय नहीं दे रहे हैं आपको, 18 अक्टूबर तक आप अपना जो है लेकिन जो चिट्ठी लिखी गई उसमें कहा गया ना कि हमको 1-2 हफ्ते और दीजिए, हम लोग बहुत जल्दी इसको सुलझा लेंगे, ये कहा गया। इसका जवाब मैं दे रहा हूं, ये भी कहा गया, इसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको। इसका जवाब ये है कि जो चीफ जस्टिस ने चिट्ठी से पहले ही कह दिया है कि किसी भी तर्ज पे हम समय नहीं दे रहे हैं, आप अपने जो आर्गुमेंट्स हैं और काउंटर आर्गुमेंट्स हैं उनको आप तय टाइम में खत्म करें। साथ साथ अगर आप कर सकते हैं सालसी या कोई मध्यस्थता या मीडिएशन तो उसको समाप्त करिए। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कहना चाहता हूं जो जिससे कि यासिर जिलानी साहब भी एग्री होंगे, वो ये है कि अगर देखिए मध्यस्थता की अपनी एक पोजीशन है, बोथ द पार्टीज विन विन होती है मध्यस्थता में, कोई हारता नहीं है। कमरे से जब मध्यस्थता में सक्सेसफुल होते हैं तो यह कहा जाता है हंसते हुए दोनों पार्टियां निकलती हैं। आज ये मैटर
हमारे मुल्क में हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या और भी किसी धर्म को मानने वाला हो, के जहन में बसा हुआ है, बैठा हुआ है कि क्या होगा कल। अगर ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। अगर मैं इसी बात के साथ एजाज दोनों पार्टी जीतती हैं, एजाज कमर साहब के पास बढ़िया रहेगा। ठीक है, बढ़िया रहेगा। ठीक है एजाज कमर साहब, देखिए इस मामले में एजाज कमर साहब, एक व्यक्ति हारेगा और एक जीतेगा, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये तो तय है। ठीक है, जो हारेगा जो भी हारे, उसके बाद ऐसा कोई मामला क्रिएट ना हो देश में जो देश की कानून व्यवस्था पर असर डाले, जो भी पक्ष, तो शायद इसके लिए ये सोचा जा रहा हो कि एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि जो बात संजय जी कह रहे हैं कि अगर मध्यस्थता होगी, सालिसी होगी, तो दोनों पक्ष हंसते हुए निकलेंगे। फिर कम से कम ये नहीं रहेगा कि ये एहसास रहेगा कि हाँ भाई हमने सबने मिलकर के ये छोड़ा या हमने सबने मिलकर के ये तय किया। जी, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, 80 के दशक में जाऊंगा। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं मुस्लिम मंच का सक्रिय सदस्य नहीं हूं, मैं राष्ट्रवादी मुसलमान हूं और मेरा मानना हर भारतीय मुसलमान को राष्ट्रवादी होना चाहिए। बेशक मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने जब जामिया यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट में, तो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा था। लेकिन यहाँ राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि साहब भाजपा की चमचागिरी कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के शब्दों को ही बिगाड़ दिया गया। 80 के दशक की बात है, आजम खान बहुत जोरदार तकरीरें करते थे, कहते थे कि बाबरी मस्जिद पे पहला फावड़ा चलेगा तो मेरे सीने पे होगा, मेरी औलाद के सीने पे चलेगा। उसके बाद आपने देख लिया कि बाबरी मस्जिद का क्या हुआ, और आजम खान खुद लोकसभा में गए, उनकी पत्नी राज्यसभा में, बेटा विधानसभा में, और आगे भी परिवार के लोग जाते रहेंगे। बाबरी मस्जिद के नाम पर इतनी राजनीति की नतीजा क्या हुआ कि आज देश में जो माहौल है, आज जो देश के जो हाथ थे, एक सीधा हाथ और बायां हाथ, यानी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को आंखों से देखना पसंद नहीं करते हैं, इतनी नफरत बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर आप इस मुद्दे को बढ़ाते हैं तो उसका आप क्या परिणाम होंगे? आप ये देख रहे हैं कि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, ये हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, आपको इस मुद्दे को ज्यादा लटकाना मुनासिब नहीं है। मतलब तो आपके मुताबिक शिया वक्फ बोर्ड की इसमें फिर क्या किरदार रहा है? कोई हुस्न किरदार रहा हो ऐसा शिया वक्फ बोर्ड का इस मामले में? भाई देखिए, परसों की बात है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन कह रहे थे कि कुरान की आयत पढ़ के कर रहे थे कि अल्लाह की रस्सी को पकड़े रहो। अरे ये सियासत करना बंद करो, अरे सारी दुनिया में तुमने सियासत करी, तुमने इस सियासत को बंद करो। सारी दुनिया में क्या माहौल बना दिया है आप देखिए। आज निकल नहीं सकते। इस वक्त जो जमीयत और सुन्नी वक्फ बोर्ड लड़ रहे हैं उस पर भी तो बोलिए, हिंदुओं के उस पर बोलिए ना। मैं बार-बार देख रहा हूँ, आप अपनी सियासत बंद करिए। कुछ हारने के लिए है नहीं ना, आप तो बीच में खामखा आ गए। आप सिर्फ सियासत करते रहेंगे, आप सियासत करेंगे। आप आज ये मुसलमान है, आप रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, इनके पूछिए क्या हालात है। आप कमरों में बैठे सियासत करते रहेंगे, आपको तो मलाई खाना है, शिया अपने इंस्टीट्यूट को चलाना है। बदतरीन आप सियासत बंद करिए, ये संवेदनशील मुद्दा है। किसी नहीं, और आज जो जमीयत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, नहीं जामे साहब, जमीयत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब कह रही है कि सौदेबाजी हुई है और ये हुआ वो हुआ है, तो ये कौन सा किरदार है? ये कौन सा किरदार है? लटकाने भटकाने अटकाने का काम जो है यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला करके जो है वो आपस में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि मध्यस्थता अगर कोई चाह रहा है इस वक्त, तो वो हिंदू पक्षकार चाह रहे हैं, वो बैक डोर से आ रहे हैं। सीधा तो समझ में आ रहा है आपको कि सुन्नी वक्फ बोर्ड है, लेकिन बैक डोर की जो मैं बात बता रहा हूं वो पीछे तरफ से हो गया है कि आज आप ये कह रहे हैं, कल को ये कहते हैं कि साहब फैसला तो मंदिर के पक्ष में आएगा, परसों कहते हैं कि जी फैसला आ गया तो अब वो कानून बना देगी सरकार। अरे सब छोड़िए, अगर आपके पक्ष में फैसला आ गया तो आप बनाने के लिए जाएंगे, आप जाएंगे देश के, आपको इसी देश में रहना है, आपको हिंदुओं के साथ रहना है। ये एक तरफ हिंदू आके आपको जाने देगा वहां का पोजीशन लेने के लिए, आप मुकदमा जीत गए, आप मुकदमा जीत गए तो पोजीशन लेके दिखाइएगा। आप देखा देश के हालात क्या है, आप अपनी सियासत बंद करिए। ये सियासत में आपको यहाँ तक पहुंचा दिया। आज मुसलमान से पूछिए उसके ऊपर क्या गुजर रही है। आप अपनी रोटियां सेकते रह रहे हैं, आप रोटियां सेकते रहेंगे, आप अपनी सियासत करते रहेंगे। आपको आप मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, आपको आप मुसलमान की तकलीफ जामे साहब, आप जैसे लोगों के लिए, एजाज साहब, जामे साहब, जरा मैं लौट रहा हूं छोटे से वक्फे बाद। ठीक है, गर्मा गर्म बहसी मुद्दा ही ऐसा है, लेकिन हम बार बार अपने मुद्दे पर लौटेंगे कि जो मुस्लिम फरीक आपस में भिड़ रहे हैं इस वक्त, उसका क्या मतलब समझा जाए। हालांकि जामे साहब अपने इल्जाम लगा रहे हैं, बाकी लोग अपने तरह से जवाब दे रहे हैं। मुझे एजाज कमर साहब का भी पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि अगर ये फैसला मुसलमानों के पक्ष में आ भी गया तो क्या वो वहां पर उस जगह पर मस्जिद बना पाएंगे जिससे कि हिंदुओं की इतनी बड़ी भावना जुड़ी है? क्या देश में और टेंशन पैदा नहीं होगा? किस तरह से इस मामले को डील करना चाहिए, इस पर बात हो रही है, न्यायालय की कार्रवाई पर नहीं। मैं बार बार यहां पर साफ कर दूं, ऑनरेबल कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, हम उस पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। हम इसके आगे पीछे के जो पहलू हैं उन पर उनको समझने की फिर कोशिश कर रहे हैं।